Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I welcome to all of you once again in the combined session of current affairs and Pakistan affairs, and this is our batch 7. This is the weekly news analysis of from October 18 to October 24, 2021. काफी डेवलपमेंट हुई जी इस वीक, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर रहना, उससे बाहर नहीं आना। पाकिस्तान रिमेन इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। इसको हम काफी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, क्या है, क्या रीजन है। ऑल दो इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर हो चुका है, लेकिन अगेन इसके ऊपर पूरा डिस्कस करना जरूरी है। यानी आज की मेजर डिस्कशन इसी के ऊपर होगी। इसके अलावा again there are certain events of political instability in Pakistan, चाहे वो TLP का प्रोटेस्ट हो लाहौर के अंदर, या जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो है मूवमेंट PDM बेसिकली उनका अनाउंसमेंट होके वो नेशन वाइड एगिटेशन करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। इसके अलावा जो है वो अगेन इंडियन एग्रेशन, an act of Indian aggression against Pakistan. Pakistan Navy basically thwarts Indian act to enter into Pakistan water। और फिर अफगानिस्तान में इसलिए कम डिस्कस करता हूँ न्यूज में, क्योंकि हमारी मंडे की वर्कशॉप में बहुत डिटेल में हम इंशाल्लाह अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे मेरे लैपटॉप में भी देखें तो ये सब चीजें देखें, ये अफगानिस्तान आपके सामने ही पूरा खुला हुआ होगा, इसलिए मैं अफगानिस्तान की चीजें कम नोट करता हूँ। लेकिन अगेन उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ न्यूज के। फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है आपका अफगानिस्तान का। देन पाकिस्तान ने अनाउंस किया ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, एंड द PM रिक्वेस्टेड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू बेसिकली unfreeze the assets of Afghanistan of almost $9-10 billion। फिर जी कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड है, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं और कुछ और बातें हैं, उसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी FATF से, ठीक है जी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका अभी जो है वो हमारे पास प्लेनरी सेशन हुआ और उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान विल रिमेन इन द ग्रे लिस्ट। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो 2018 से जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर है, तो 19-20 ऑलमोस्ट 3 साल कवर होने वाले हैं, 3 साल होने वाले हैं। जब जुलाई के अंदर इनका प्लेनरी सेशन हुआ था, इसको मैं सही कर देता हूं, जब जुलाई में FATF का प्लेनरी सेशन हुआ था तो उस वक्त जो पाकिस्तान की टीम हेड कर रहे थे हमाद अजहर, उन्होंने कहा था कि इस सेशन में तो नहीं, बट वी आर कॉन्फिडेंट दैट पाकिस्तान विल कम आउट फ्रॉम द लिस्ट इन द नेक्स्ट सेशन, मोस्ट प्रोबेबली इन अक्टूबर, जो कि अब हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस सेशन के अंदर भी बाहर नहीं आ पाए। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पे डिस्कशन करता हूं और फिर मैं जाता हूं एनालिसिस की तरफ। जो जुलाई के अंदर सेशन हुआ था उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द FATF या उनकी जो भी मैनेजमेंट है, कि पाकिस्तान हैज फुलफिल्ड 26 आउट ऑफ 27 कंडीशनलिटीज। यानी FATF ने जो 27 कंडीशनलिटीज पाकिस्तान को दी थी, उसमें से पाकिस्तान ने 26 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें लेजिस्लेशंस थी, काफी जो है वो लॉस की फॉर्मेशंस थी, फिर इम्प्लीमेंटेशन था, एग्जीक्यूटिव पार्ट था, काफी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को के एसेट्स को जो है वो सील किया गया था, उनको जो है वो अबेंडन किया गया था, बैन किया गया था। पूरे सेशन में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये था कि बस 27 में से 26 हो गई हैं और इंशाल्लाह जो है वो हम बाहर आ जाएंगे। बट फिर क्या हुआ कि FATF इनकॉर्पोरेटेड 7 न्यू कंडीशनलिटीज, उसने उस 27 को बढ़ाकर 7 न्यू ऐड कर दी, तो ये हो गई 34। और रिसेंट मीटिंग में जो कि अभी हुई है अक्टूबर 21 2021 को, तो FATF's current head said that Pakistan has fulfilled 30 conditionalities out of 34 conditionalities, and Pakistan is moving in a good direction, but Pakistan will remain in the FATF's grey list. But at the same time, he said that there's a very low probability that Pakistan will fall in the blacklist। कि पाकिस्तान की blacklist में fall होने की तकरीबन 0 probability है, और इसके ऊपर डिस्कशन करना ही बेकार है। आज ही तो कल पाकिस्तान विल कम आउट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट।
अब बात पैदा होती है कि भाई जैसे मैंने अपने सेशन में भी कहा था जो कि 1 घंटे का लेक्चर था कि व्हाई इस पाकिस्तान इज इन द ग्रे लिस्ट, ठीक है। आपने सब 26 में से 27 में से 26 कंडीशनलिटीज पूरी कर ली, 34 में से 30 कंडीशनलिटीज के ऊपर आपने काम कर लिया और उनके हेड जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को, तो फिर आप एफएटीएफ में क्यों हैं? इसका सिंपल सा आंसर है, चाहे लोग उसको माने ना माने, मैं शुरू से कह रहा हूं 2018 से मेरे आप लेक्चर्स निकाल के देख लें कि एफएटीएफ हैज मोर टू डू विद जियो स्ट्रेटेजिक देन जियो इकोनॉमिक डायमेंशन। ये बिजनेस और इकोनॉमी से ज्यादा बढ़कर ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है टू पुट प्रेशर ऑन अ कंट्रीज, टू बेसिकली पुल स्ट्रिंग्स बिहाइंड द कर्टन। कर्टन के पीछे से आप स्ट्रिंग्स को पुल करें और उसके ऊपर प्रेशर डालें। इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, उन्हीं चीजों को थोड़ा सा रिपीट करेंगे जो मैंने लेक्चर में बताया था। अच्छा, इसके अलावा एक और एफएटीएफ में एक इंटरेस्टिंग जो है वो हैपनिंग हुई और उसको दुनिया भर ने तो इसको नॉर्मली लिया, बट आपके जो पड़ोसी हैं, बल्कि हमारे जो पड़ोसी हैं जिनके साथ अभी हमारा मैच भी होने वाला है 7 बजे, उन्होंने बड़ा उसको सेलिब्रेट किया। अब वो क्या था? वो ये था कि पाकिस्तान क्लोजेस्ट एलाय, वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाय, वन ऑफ द क्लोजेस्ट मुस्लिम एलाय, टर्की ऑल्सो फेल इन द ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ। अब टर्की क्योंकि वो शुरू से था एफएटीएफ में 1991 में और वो ग्रे लिस्ट में आया, और जो है उसके ऊपर टर्की न्यूज़पेपर ने काफी जो है वो एग्रेशन भी दिखाया, उसको क्रिटिसाइज भी किया, उनकी जो है वो इंक्लूजन को ग्रे लिस्ट में। बट इंडिया ने काफी सेलिब्रेट किया। इंडिया सेड, आप उनके न्यूज़पेपर उठा के देखें, इंडिया ने सेलिब्रेट किया कि पाकिस्तान एलाय फॉल इन द ग्रे लिस्ट, और आप देखें जी पाकिस्तान के जो भी एलाय है वो भी उन्हीं की तरह जो है वो ग्रे लिस्ट में आ गया, और एटसेट्रा और एटसेट्रा, और इंडिया ने काफी सेलिब्रेट किया। तो एक ये भी एक इंपॉर्टेंट हैपनिंग थी इस वीक में एफएटीएफ के लिहाज से। ठीक है जी। अब ये बात आ जाती है जो कि मैं पहले कह रहा था कि भाई इतनी सारे काम करने के बावजूद, और आप खुद कह रहे हैं कि भाई 26 में से 27 में से 26 मान ली, 30 में से 34 के अंबों पर हमने काम किया, और आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो हम एफएटीएफ में अंदर क्यों है? इसका सिंपल, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ टूल, इट अ जियो स्ट्रेटेजिक टूल टू पुल द स्ट्रिंग्स बिहाइंड द कर्टेन, टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर मेंटेन रखो, और क्यों मेंटेन रखो उसकी दो से तीन वजूहात है। पहला, कि पाकिस्तान को चाइनीज कैंप में पूरा जाने से रोका जाए। पाकिस्तान में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रही है थ्रू सीपैक या ऑन अ बिगर लेवल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको उसके उसके अंदर रुकावट लाए जाए, उसको रोका जाए। पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको कम किया जाए, क्योंकि जब आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होते हैं तो आपकी जो है वो आपके मुल्क में इतनी आसान नहीं होती फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना। जो भी कंपनी आती है उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। मैंने आपको बताया भी था कि आपके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी है पिछले साल का कि बिकॉज ऑफ द एफएटीएफ ट्रेल लिस्ट पाकिस्तान सफर अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 10 बिलियन रुपीस इन अ ईयर। तो वो लॉस आपके अपने ऊपर है। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि एफएटीएफ में इंडिया का बड़ा रोल है जी। इंडिया बड़ा रोल प्ले करता है, और उसके अंदर यह है कि पाकिस्तान अगर रिमेन इन द ग्रे लिस्ट रहेगा तो वहां से उसको कश्मीर से इतनी आसानी से वो सपोर्ट नहीं कर सकता, लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसको टेररिज्म से टैग कर दिया है। ठीक है। और अब ये बात इंडिया खुद भी एक्सेप्ट करता है कि भाई पाकिस्तान को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डालने के पीछे हमारा बहुत बड़ा रोल है। रिसेंटली अगर आपको याद हो 2021 में ही जुलाई के अंदर इंडिया के जो फॉर्मल फॉरेन मिनिस्टर थे एस जे शंकर, उनने एक फॉर्मल मीटिंग के अंदर एक्नॉलेज किया था while delineating the success of the BJP government. He said that one of the success of BJP government that we put Pakistan into the grey list of FATF, and we try to get Pakistan remain in that list and push Pakistan towards the black list. तो अब ये बात खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये कंसर्न जो है ये जियो स्ट्रेटेजिक है, ये जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। पाकिस्तान में काफी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, इट्स प्योरली रिलेटेड टू इकोनॉमी, और जो है वो इसका जो है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन से या स्ट्रेटेजिक हैपनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसी के रिलेटेड मैं एक बात करूंगा विदाउट नेमिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ peculiar fact that whenever FATF session
is in process. The protest starts in Pakistan. ठीक है, जब भी एफएटीएफ की कोई मीटिंग होने वाली होती है या कोई सेशन होने वाला होता है, एक खास ऑर्गेनाइजेशन आपको भी पता है वो एहतजाज शुरू कर देती है मुल्क के अंदर, चाहे वो लाहौर हो या कोई दूसरे इलाके हो, वो एक एहतजाज शुरू कर देती है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर बैन और इंटरनेशनली भी जो है वो उसको कोई इतनी शोहरत हासिल नहीं है, उसकी इमेज जो है वो बहुत बुरी है, खास तौर पे जो बिग प्लेयर्स हैं एफएटीएफ के, ठीक है जी। तो ये भी एक फैक्ट है। अब क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या फॉरेन हैंड्स में खेल रही है या वो क्या बोल सकते हैं अनइंटेंशनली इस चीज का जो है वो शिकार हो रही है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तो डिफरेंट है, वो किसी और ऑब्जेक्टिव पे निकल रहे हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि उनके पीछे फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जहां से फंडिंग आ रही है क्या उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, क्योंकि ये कोई जो है आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो रहा। ठीक है ना, कि जब भी एफएटीएफ में आप एक तरफ जा रहे हैं और वहां पर मीटिंग हो रही है कि भाई पाकिस्तान को निकाला जाए, नहीं निकाला जाए, क्या पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, क्या पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और उसी टाइम पर पाकिस्तान में जो है बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर दे और वहां पर जलसे जुलूस और रूट्स ब्लॉक कर दे। अगेन इससे भी आपको इस बात से भी ये चीज वाजे है कि स्ट्रेटेजिक टूल्स है। अस्मा खरन कह रही है सर विच ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम तो नहीं लूंगा ना, मतलब ये रिकॉर्डिंग है, अगर शायद आप लोगों का सेशन होता तो मैं शायद नाम भी ले लेता। आप लोगों में से अगर कुछ बच्चे जानते हैं तो आप लोग नाम ले सकते हैं। अभी आप सबको पता है कि किसके धरने चल रहे थे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको बताया कि इसके पीछे क्या रीजन है, तो इट सिंपली सेज अभी भी एफएटीएफ इसी वजह से भी इंपॉर्टेंट हो गया है इसको डिस्कस करना, कि जो है देखिए जी शर्जील ने यहाँ पे लिख भी दिया, आप अस्मा पढ़ सकती हैं, ठीक है जी। तो एफएटीएफ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था। अब ये न्यू हैपनिंग्स हुई है अक्टूबर के अंदर, तो आप ये न्यू हवाला या ये जो मैंने एक नया डायमेंशन या आपको जो है वो स्टार्ट किया या बताया, वो भी आप जो है वो कर सकते हैं, उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इंडिया का शुरू से ये एजेंडा है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टैग किया जाए, चाहे उनके आप मूवीज के थ्रू देख लें, और ये जो है वो उनका 9/11 के बाद से उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया एफएटीएफ का, क्योंकि 9/11 से पहले एफएटीएफ में टेरर फाइनेंसिंग का एलिमेंट नहीं था, अब वो आ गया तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू वो पाकिस्तान को पुश करते रहते हैं। और अब जो क्योंकि यूएस के वो स्ट्रेटेजिक एलाय हो गए हैं और पाकिस्तान चाइनीज कैंप में है और इन्वेस्टमेंट है, तो वो एफएटीएफ के टूल को यूज करके एक तीर से काफी शिकार कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इसके भी ऊपर मैं बोल चुका हूँ काफी कि बता भी चुका हूँ अपने लेक्चर में, लेकिन अगेन ये न्यूज एनालिसिस वाला पार्ट है, न्यूज डिस्कशन नहीं है, तो एनालिसिस भी करना थोड़ा जरूरी होता है कि वे फॉरवर्ड क्या है। पहले तो लेक्चर क्या वे फॉरवर्ड सुन लीजिएगा, आप सब लोगों के पास है, लेकिन कुछ और भी वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ मेन प्लेयर बिहाइंड ऑल दिस हैपनिंग, कि भाई बड़ी वो जो है वो मैन्यूवरिंग कर रहा होता है, लॉबिंग कर रहा होता है। तो पहला तो यह है कि किसी तरह का डिप्लोमेटिक थॉ या डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान इंडिया के बेहतर हो जाए, या जो स्ट्रेन रिलेशन है पाकिस्तान इंडिया का वो बेहतर हो जाए, तो शायद ये पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। अगर आपको याद हो, मैंने एक सेशन भी लिया था जब पाकिस्तान इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, और उससे पहले अगर एलओसी के ऊपर जो सीज फायर हुई थी, और फिर जो है वो लेटर एक्सटेंड हुए थे बिटवीन द प्रीमियर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, तो उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन थी, फिर आपके सीओएस का स्टेटमेंट भी था कि बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि लग रहा था कि शायद सिचुएशन बेहतर हो जाए आने वाले दिनों में, शायद जो है वो जो है हमारे पास रिलेशंस बेहतर हो जाए। बट अगेन इमरान खान ने बोला कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो है आप जब तक आप कश्मीर को रिवोक नहीं करेंगे आर्टिकल 370 को, तब तक हम जो है मतलब आर्टिकल 370 को जो आपने रिवोक किया था उसको आप वापस नहीं लाते, और ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ कश्मीर को आप रिवाइव नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आरएसएस का एजेंडा आपके सामने है, हिंदुत्व के ऊपर जितनी बात की जाए कम है, चाहे वो मुसलमानों को टारगेट करना हो या दूसरी चीजों को करना हो, वो आपके सामने अभी रिसेंटली अभी ही पढ़ेंगे कि जो है वो कि इंडिया एंड ट्राई टू एंटर इनटू पाकिस्तान वाटर्स, या पिछले वीक में उनके अगर आप होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखें तो वो आपके सामने। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आवाज आ रही है पीछे से शोर, उसको मैं कम करता हूँ, फिर आपसे दोबारा डिस्कशन
तो काफ़ी शोर आ रहा था, उसको थोड़ा-सा कम किया। अच्छा जी, तो पहला तो वे फॉरवर्ड है कि डिप्लोमेटिक टाइज़ बिटवीन पाकिस्तान इंडिया इम्प्रूव हो, लेकिन देयर इज़ अ लो प्रोबेबिलिटी तो कि बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया अपना हिंदुत्व एजेंडा या हिंदुत्व पॉलिसी चेंज करे, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ में डिफरेंस हो, तो ऐसा तो होने ही नहीं वाला। दूसरा क्या है जो पाकिस्तान इस वक़्त पूरी कोशिश कर रहा है एंगेज यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स यूएस और वेस्टर्न पावर्स को एंगेज किया जाए। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी तरह अफ़गानिस्तान के थ्रू एंगेज किया जाए और एंगेज करके जो है वो एफएटीएफ से बाहर आया जाए। अगर आपको याद भी हो जब दोहा के अंदर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो है वो यूएस और तालिबान के दरमियान जब डील हुई थी, दोहा डील, तो उसके बाद से फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान हैज़ डन its part now. It is a responsibility of US to get Pakistan out of from the grey list. या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर लाया जाए। अगेन इस स्टेटमेंट से भी वो बात वाज़ेह है कि ये इकोनॉमी से तो कंसर्न नहीं है ना। अगर इकोनॉमी से होता और प्योरली बिजनेस होता तो ये मैन्यूवरिंग और ये जो है वो लॉबिंग का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं होता। फिर तीसरा जो है कि अगेन ये भी एक है तो सॉल्यूशन के रिजॉल्व मुंबई अटैक केस वंस एंड फॉर ऑल। अभी भी वो जो मुंबई अटैक वाला रीजन है और उसकी वजह से आप एफएटीएफ के अंदर हैं जिसमें हाफिज सईद का पूरा मामला, इसको भी वंस एंड फॉर ऑल खत्म करें। कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें, इसको या तो सजा देनी है दें, नहीं देनी है नहीं करें। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी कुछ हफ्तों तक, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल इसको अगर आप मैटर को खत्म करेंगे तब भी आपके पास एक प्योर केस आ जाएगा कि एफएटीएफ से आप किस तरह जो है वो बाहर आ सके और उनके सामने आप अच्छा अपना जो है वो केस को प्रेजेंट कर पाए। तो ये थी कुछ एफएटीएफ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इस हफ्ते की न्यूज कि पाकिस्तान विल रिमेन इन द ग्रे लिस्ट। 34 में से 30 कंडीशनैलिटीज पूरी कर चुके हैं, पहले 27 में से 26 कर चुके थे। द प्लेटफॉर्म एक्नॉलेज आवर एफर्ट्स एंड देयर was a talk that Pakistan, there is a low probability that Pakistan would fall in the blacklist, but at the same time कि जो है वो it has more to do with geostrategic matters than geoeconomics, और वो क्या है वो भी किया और क्या possible solutions हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्या है जी हमारे पास न्यूज में, इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली, पहले वो वाली बात कर लेते हैं जो रिसेंटली चीजें पढ़ी हैं। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था आपके सामने कि हमने पढ़ा था डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, और हमने आखिर में देखा था कि प्रोस्पेक्ट्स आर ब्राइटर। अभी रिसेंटली इसी हफ्ते स्टेट बैंक ने स्टैटिस्टिक्स जो है वो पब्लिश की है और बोला है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। डेबिट कार्ड्स के थ्रू 65% इजाफा हुआ, एटीएम ओनली कार्ड्स के थ्रू 13%, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू 4%, अदर्स 18%। नंबर ऑफ कार्ड्स में इजाफा, 46 मिलियन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है। दिस की स्टैटिस्टिक्स, इसका पूरा डॉक्यूमेंट आपने पढ़ना चाहिए और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह ड्राइव में, जिसका लिंक आप लोगों के पास है। तो अगेन इसको आप डिजिटलाइजेशन में यूज कर सकते हैं पाकिस्तान में, या फिर सवाल आए कोविड-19 चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स तो उसके अंदर भी कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक there's pandemic basically transformed the society and provided a required push to the e-commerce and digitalization। इस इन टॉपिक्स में आप इन डेटा को, इन स्टैटिस्टिक्स को आप यूज कर सकते हैं और करनी चाहिए। फिर जी अगर मैं अभी उसी की बात कर लूं इंडिया की, कि मैंने कहा था कि देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी, आपके सामने है एक और न्यूज के पाकिस्तान नेवी थ्रॉट्स बिड बाय इंडियन सब to enter Pakistan's water. The Pakistan Navy last weekend thwarted an attempt by an Indian submarine to enter Pakistani waters, ISPR. इससे पहले भी काफी दफा वो attempt कर चुके हैं। It was the third reported attempt by the Indian submarine that has been prematurely decided and tracked by the Pakistan Navy long-range maritime patrol aircraft. The previous attempts were reported in March 2019, November 2016. आपके सामने है उनका aggressive outlook, उनका bellicose एटीट्यूड, ठीक है, कि किस तरह वो एक एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं। मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था जब आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नो अदर लीडर इन द वर्ल्ड इज closer to the ideology of Hitler than नरेंद्र मोदी। और उसमें ये था कि एक तो उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, डिस्क्रिमिनेशन है, और दूसरी वजह यह है कि अपने रीजनल कंट्रीज के साथ जो है वो डिस्प्यूट बनाए रखो। चाइना के सामने है, आपके सामने है, पिछले वीक 3 वीक से हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अब वो चाइना वाला मसला सॉल्व नहीं, तो आप जो है वो दूसरे नेबर के साथ जो है वो आपने ये काम, या
ये काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो या ये इस तरह की चीजें हो। तो अगेन वेरी डेंजरस है इंडिया का एटीट्यूड इस टाइम के ऊपर। इमरान खान की जो स्पीच थी यूएनजीए की पिछले साल की, अगर आपको याद हो कि जिस तरह का इनका एटीट्यूड है, ना सिर्फ पाकिस्तान ना सिर्फ इंडिया, पूरा रीजन जो है उसकी सिक्योरिटी खतरे में है, क्योंकि ये पूरे रीजन को लेकर डूब सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन की, तो केपीके के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड अटैक्स या टेररिस्ट अटैक्स में इजाफा हुआ है। उसके अंदर की कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर हुई है जी। फॉलोइंग अ ईयर कंस्टेंट डिक्लाइन सिंस 2016, the 2021 has witnessed a precipitous rise in violence related activities in KP। 2016 तक हमने देखा डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ द काइनेटिक ऑपरेशंस इन पाकिस्तान, लेकिन 2021 में उसके अंदर इजाफा हुआ है। देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 73% इन सच फैटलिटीज बिटवीन जस्ट द सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021। उसके अंदर काफी के अंदर टीटीपी भी शामिल है, इसको भी देखना चाहिए। उसको हम देख भी रहे हैं थ्रू अफगान तालिबान के थ्रू टीटीपी के साथ कुछ बात भी चल रही है, लेकिन उसके अंदर कुछ हम हतमी कह नहीं सकते। अब थोड़ी हम बात करें अगर अफगानिस्तान की, ठीक है, तो अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन चल रही है जी। अफगानिस्तान की सिचुएशन तो हम इंशाल्लाह मंडे वाले नहीं ट्यूसडे वाले दिन बड़ी डिटेल में अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन ये चल रही है कि एक तरफ रशिया जो है वो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है कि और तालिबान को कह रहा है कि भाई आप जो है तालिबान मस्ट मीट एक्सपेक्टेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी रिकंसिलिएशन विल पेव द पाथ ऑफ रिकग्निशन। ठीक है, जब तक आप रिकंसाइल नहीं करेंगे ग्रुप्स के साथ, इंक्लूसिविटी नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उनको कहा जा रहा है कि आप द कमेंट्स फ्रॉम द Kremlin inward to Afghanistan come during the talks with the Russian capital with the Taliban, the Moscow aiming to project influence over Central Asian, urge actions against what it sees the growing threat from the military Islamic group in the region। मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैं अभी भी कहूंगा कि मॉस्को इज बेसिकली यूजिंग Afghanistan as a launchpad to assert its influence in the region। The same method or the same methodology applied in Syria। मॉस्को ने सेम मेथोडोलॉजी सीरिया में अप्लाई किया था और उसको एक लॉन्च पैड बनाकर मिडिल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया था, अपना लेवरेज बढ़ाया था, अपना फूड प्रिंट इंक्रीज किया था। द सेम मेथोडोलॉजी इज बीइंग अप्लाइड बाय रशिया इन अफगानिस्तान, और उसके अंदर भी वो यही कर रहा है कि अफगानिस्तान का एज अ लॉन्च पैड यूज करके और वहां पर रीजन के अंदर खासतौर पर जो सेंट्रल एशिया का रीजन है उसके अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। तो ये सेंट्रल एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अच्छा जी, पाकिस्तान सेम जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान को पूरी कोशिश कर रहा है ट्राई टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, और इसको भी हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे वाले दिन अपनी वर्कशॉप के अंदर। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे भी ये रिपीट होंगी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान प्लेज टू गिव $5 बिलियन एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। इस टाइम पे तालिबान का सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, क्योंकि वो जो है वो काफी चीजें जो पहले आती थी वो बंद हो गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि उनके रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स $9 बिलियन के उस तक उनको एक्सेस नहीं है। इसके अलावा आईएमएफ का जो पोस्ट कोविड जो था इनके पास पैकेज तकरीबन $500 बिलियन का वो खत्म हो गया है। यूएस की एड कम हो गई है, इंटरनेशनल डोनर्स की एड कम हो गई है। तो इस वक्त में पाकिस्तान ही वो कंट्री है जो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है। हमें कोई अफगानिस्तान को इसलिए नहीं दे रहे कि हमें कोई बड़ी मोहब्बत है जी, वहां पे लोग गरीब हैं और जी हम देना चाहते हैं। इनसे गरीब भी बहुत जगहों पर है, अफ्रीका में बहुत ज्यादा गरीब है। हम इमदाद सिर्फ इसलिए दे रहे हैं टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, बिकॉज स्टेबल अफगानिस्तान विल इंश्योर स्टेबल पाकिस्तान। अगर वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो वहां पे इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज और फिर ड्रग ट्रैफिकिंग और फिर बहुत सारी टेरर जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन शॉर्ट तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी हो जाएगी, और वो हम ये नहीं चाहते। इसी वजह से इमरान खान ने भी रिक्वेस्ट की इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि टू अनफ्रीज द एसेट्स फॉरेन रिजर्व्स ऑफ तालिबान, और उन तक उनको जो है वो एक्सेस दिया जाए। और इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आपके फॉरेन मिनिस्टर शाहमहमूद कुरैशी विजिट भी कर रहे हैं काबुल का, किया बल्कि थर्सडे वाले दिन एट द फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिशियल एंगेजमेंट बिटवीन पाकिस्तान अफगान तालिबान सिंस द लेटेस्ट एक्सटेंशन टू पावर इन अगस्त। आपको अगर याद हो तो अभी तक पाकिस्तान कोई हाई ऑफिशियल अफगानिस्तान नहीं गया जब से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई है। सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ कि आपके आईएसआई के डीजी जा चुके हैं।
जहां तक इंक्लूसिविटी का ताल्लुक है तो अफगान वुमेन ने प्लीड किया यूएन को कि अभी आप इनको सीट ना दें वर्ल्ड बॉडी में, कॉलिंग फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर द कंट्री ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग न्यू हेडक्वार्टर्स के जब तक वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते जो तालिबान ने कमिट की हैं इस टाइम के ऊपर, तब तक आप जो है वो उनको सीट ना दें और थोड़ा सा वेट करें। इसके अलावा क्या हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जी एजुकेशन लॉसेस, कोविड की वजह से एजुकेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया है। ये एक अच्छा एडिटोरियल था जो आपको पढ़ना चाहिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इज अकॉर्डिंग टू दैट एडिटोरियल, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूनिसेफ एंड तालीम आगाही, इदारा तालीम आगाही एंड यूनिसेफ की स्टैटिस्टिक्स है। इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले पाकिस्तान में ऑलरेडी 22.4 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल से तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द ड्रॉप आउट रेट जो है वो मजीद 2% बढ़ गया है। इट वाज फाउंड दैट द स्कूल enrollment children aged bracket 6 to 3 dropped by 2% when compared to 2019. Even before the pandemic, around 22 million children were out of the school. The report states that the percentage of children in class 3 could read in Urdu school dropped to 15% 2022 फ्रॉम 19%, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी स्टैंडर्ड जो है वो डिटेरिएट हुआ है एज कंपेयर टू 2019, एंड द रीजन इज सिंपल, द क्लोजर ऑफ स्कूल एंड the absence of teachers and the absence of academic activities inside schools. Meanwhile, English learning outcomes as a percentage of children who could read English sentences went down from 21% 2019 to a pitiable 8% 2021. हमने इससे पहले जो लेक्चर किया था वो असर की स्टैटिस्टिक्स से अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की थी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अब आपके सामने नई स्टैटिस्टिक्स है 2021 की जो कि यूनिसेफ और तालीम आगाही है, जिसके अंदर कोविड का भी लिंक आ जाता है। यू कैन use that statistics, बल्कि you should use that statistics in your exam instead of that असर statistics, क्योंकि वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। With many private and some public institutions shifting to the online learning, 67% of children's surveys said that families try to support their education. Out of more than 470,000 respondents, 32% said their schools provided learning material, but 58% revealed that no one from the school administration bothered to reach out. अब obviously सी बात है, क्या ऑनलाइन, तो स्कूल ने तो ऑनलाइन एजुकेशन चला दी। अब डिपेंड करता है कि फैमिलीज के पास क्या लैपटॉप्स हैं, घर में क्या कंप्यूटर्स हैं, क्या कंप्यूटर के बाद इंटरनेट कनेक्शन है, क्या इंटरनेट कनेक्शन इतना स्टेबल है कि जो है वो चल पाएगा, या आपकी फैमिलीज इतनी टेक सेवी है कि उनको ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज करने आएंगे, या कोई मेल फंक्शन हो जाए या कुछ हो जाए, क्या उनको सॉल्व करना आएगा। अगेन there is a big question mark on all that question. The fact that the majority of children felt disconnected from the learning experience, obviously बात है, ये जो पूरी lot है, ये इस टाइम पे disconnected है education से। Moreover, 32% children reportedly found that the state televisions telescope are helpful when 40% they use the internet via smartphones. ये वाली वही वाली बात आ गई कि इसको आप स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं। जब हमने डिजिटलाइज पाकिस्तान का जो है वो टॉपिक पढ़ा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था टेली स्कूल प्रोग्राम्स, उससे बड़ा फायदा हुआ, लिखा हुआ भी 32% चिल्ड्रंस एक्नॉलेज दैट इनिशिएटिव। तो ये स्टैटिस्टिक्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। आपके एजुकेशन का जो टॉपिक है उसको आप जरूर इन स्टैटिस्टिक्स से जो है वो अपडेट करें। फिर एक और स्टैटिस्टिक्स जी, ये फूड सिक्योरिटी का टॉपिक जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि हम फूड सरप्लस से फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, और आपके सामने कि वीट इंपोर्ट करनी पड़ रही है हमें, और ये हमारा मेजर स्टेपल क्रॉप है, स्टेपल फूड है, और इसके अंदर भी इसी तरह की स्टैटिस्टिक्स है, इसको आप जो है वो अपडेट करें, और इससे आपका जो है वो काफी जो है वो कुछ स्टैटिस्टिक्स अपडेट हो जाएंगे। वैसे भी हमने फूड सिक्योरिटी के टॉपिक में तो सारी स्टैटिस्टिक 2021 की ही ली है, बट इसके अंदर आपका ये पॉइंट आ जाएगा। एक तो इन्फ्लेशन वाला है कि फूड प्राइसेस की इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और जो है वो 2011 के बाद से ये अभी तक का रिकॉर्ड है, ये देखिए लिखा हुआ है। According to economists, the global prices have risen 13 of the past 15 months and are closer to the global peak in 2011. तो जो इन्फ्लेशन वाला आर्गुमेंट है उसके अंदर आप ये नई स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का न्यूज एनालिसिस, जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक जो है वो FATF का था, जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और जो है वो इस वीक की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसके अलावा लास्ट अगर आप न्यूज देखें तो वही जो मैंने आपको बताया कि PDM
का अनाउंसमेंट टू स्टार्ट टू टेस्ट ऑल अराउंड पाकिस्तान। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाले टॉपिक में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाले टॉपिक में भी आप लिख सकते हैं। एक और मैं आपको आर्गुमेंट यहाँ पे देना चाहूंगा जिसको आप यूज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी, ठीक है, या डेमोक्रेसी का टॉपिक हो उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान दैट whoever is in a position or opposition parties try to create fissures between the government and the establishment and try to celebrate when the both of the main stakeholders आर नॉट ऑन द सेम पेज, ठीक है। जब भी कोई थोड़ी सी बात होती है, फॉर एग्जाम्पल DGISI के अपॉइंटमेंट के ऊपर एक बात हुई और कैबिनेट से या PM इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि नहीं जी हमारा ये डोमेन है और हम इसको करेंगे, और थोड़ा सा ऐसा लगा कि जी शायद रिलेशंस थोड़े से हार्श तो नहीं कहूंगा, थोड़े से लाइन से हट रहे हैं या थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन सही वर्ड यहाँ पे हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग देयर माउथ शट और इंस्टेड ऑफ गिविंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स for the sake of the political stability and for the sake of democracy in Pakistan, opposition parties जो है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इनकी जगह पे अगर जो गवर्नमेंट होती वो अगर अपोजिशन होती वो भी वही करती। कोई हमारा एक ये ट्रैक रिकॉर्ड है, दे ट्राई टू इंक्रीज the trust deficit between the government and the establishment, and they are basically giving irrational and स्टेटमेंट्स जो कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इमेच्योर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, सिविल इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो फिशर्स बढ़े, उनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट बढ़े एंड ट्राई टू क्रिएट रूम फॉर देमसेल्व्स। लेकिन जब भी मैं डेमोक्रेसी का टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स या पॉलिटिकल फोर्सेस की गलती है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। आप खुद अपना रूम क्रिएट करें, आप खुद मास मूवमेंट के थ्रू, पॉलिटिकल स्लोगन्स के थ्रू, पॉपुलर नैरेटिव के थ्रू आप रूम क्रिएट करें और पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करें। यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर इंतजार किया जाता है कि सिविलियन और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के कुछ जो है वो हालात थोड़े से बिगड़े और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको हाईजैक करें और वहां पर वो अपना रूम क्रिएट करें और बोले जी वो आपका सुतेला और हम आपके सगे हैं और हमें मौका दिया जाए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान। और ये जहां पर भी होगा ना, वहां पर जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो इसी तरह जो है वो होगी कि बस नाम है और बस चल रही है, ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल बहुत आपकी अपोजिशन पार्टीज हैं एंड दे आर क्लेमिंग देमसेल्व्स एज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, एज अ चैंपियन ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी, और अपने आप को चैंपियन कहते हैं। बट चैंपियन तो वो होता है ना जो इस क्राइसिस को एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है ना। आप इस क्राइसिस को एक्सप्लॉइट कर रहे हो और अपने लिए रूम क्रिएट कर रहे हो और फिर जो है वो आप बोलते हैं कि नहीं जी जो है वो नॉन सिविलियन फोर्सेस को जो है वो पॉलिटिकल डोमेन में नहीं आना चाहिए और उनका जो अपना डोमेन है और बॉर्डर्स का डोमेन है सिर्फ वही संभाले। तो वो संभाल रहे हैं, लेकिन आप ही उनको लेकर आते हैं ना। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी कुछ दिन के बाद ही, वर्कशॉप के बाद हमारा पूरा लेक्चर है सिविलियन मिलिट्री, सिविल मिलिट्री रिलेशंस में। आप देखेंगे कि वो तो कभी भी नहीं आए, ठीक है ना, वो तो आपने उनको बुलाया, ठीक है। सिकंदर मिर्जा ने सबसे पहले जो है वो लेकर आए अयूब खान को अपनी कैबिनेट के अंदर, ठीक है। बट जो हमने मार्शल लॉ लगाया तो उनको मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, ठीक है ना। देन उन्होंने बोला कि अब तो हम आ गए, अब हम अपनी जो है वो आउटरीच या फुटप्रिंट या इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे, अब तुम भी घर जाओ, सारे के लोग घर जाओ। फिर जो मार्शल लॉ लगाया भी हमने 18वीं तरमीम पढ़ी, अब जाके वो चेंज हुआ। तो जितने मार्शल लॉ लगे, चाहे वो अयूब खान का हो, जियाउल हक का हो या मुशर्रफ का हो, आपके जुडिशरी ने उसको सैंक्शन किया ना ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। फिर आपको सबको याद हो पीसीओ के ऊपर जजेस ने जो है वो ओथ लिया, ठीक है ना। तो वो तो कोई दूसरी नहीं थी, वो तो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो तो सिविलियन ही है ना, सिविलियन डोमेन है ना। फिर जैसा कि मैं कहता हूँ आपको पढ़ाऊंगा अभी कि हर चीज आप उनसे करा रहे होते हैं ना, चाहे वो PSL हो, मतलब पीए मैच भी वही करा रहे हैं, पोलियो भी वही करा रहे हैं, सेंसस भी वही करा रहे हैं, ठीक है। बारिश में जो है वो पानी भी वही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हर काम तो आप शहरों में सिक्योरिटी भी वही दे रहे हैं। तो जब आप हर काम उनसे करा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि वी आर द चैंपियन ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी, तो ये तो नहीं है। ये तो इसका मतलब आपकी वीकनेस है ना, और आपकी जब वीकनेस होती है तो फिर जो है वो यही हाल होता है कि जो नॉन सिविलियन फोर्सेस है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, सिविलियन फोर्सेस उतने स्ट्रांग नहीं हो सकती, ठीक है। तो जी ये था आज का जो है वो एक न्यूज एनालिसिस। आई ट्राइड माय बेस्ट
to provide you all the news and to give you a critical review of the news of the entire week. अच्छा, काफी लोग बोलेंगे सर और भी तो काफी न्यूज थी, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। जो हमारे इम्पोर्टेंट है सिलेबस से रिलेटेड, तो हर न्यूज को मैं कनेक्ट करता हूँ कि भाई किस टॉपिक में यूज करोगे, तो हर टॉपिक का बता देता हूँ भाई ये टॉपिक यहाँ पर यूज होगा, ये टॉपिक यहाँ पर यूज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन है तो जी पूछे। ये जो न्यूज एनालिसिस का हमने पार्ट शुरू किया है पार्टिकुलरली फॉर योर बैच, इससे पहले तो शायद नहीं था ऐसा, बल्कि बिल्कुल नहीं था। तो ये सिर्फ बैच 7 के लिए स्टार्ट किया और ये 4th वीकली न्यूज एनालिसिस है। तो आप लोगों को सेटिस्फेक्शन है क्या है, तो थोड़ा सा आप इस बारे में भी बता दें। चले जी, थैंक यू सो मच। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में मिलते हैं मंडे वाले दिन। रिकॉर्डिंग को एंड कर देते हैं हम, और फिर इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे सिलेबस के ऊपर।